आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में चंदेल राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने किन किन क्षेत्रों पर शासन किया और उनका योगदान क्या रहा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि चंदेल राजवंश का उदय कैसे हुआ। तो जब प्रतिहार साम्राज्य का पतन हो रहा था उस समय क्या था कि पश्चिम भारत और मध्य भारत में कई राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? बुंदेलखंड के चंदेल वंश। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा वंश था? बुंदेलखंड का चंदेल वंश। ये लोग जो चंदेल शासक थे वो प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, ये कौन थे? प्रतिहारों के ये सामंत थे। इस वंश का जो संस्थापक था, चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो नन्नुक था। ठीक है, इसका जो राज्यकाल रहा है वो 825 से 840 ईस्वी के बीच रहा है। ठीक है, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? खजुराहो को इसने अपनी राजधानी बनाया था और उसके जो आसपास के क्षेत्र थे वहां पर इसने अपना शासन कायम किया था। ठीक है, ये जो थे ये नन्नुक जो था वो गुज्जर प्रतिहारों का सामंत था। अभी हमने कहा कि चंदेल शासक जो थे वो प्रारंभ में क्या थे? प्रतिहारों के सामंत थे। अब इसकी पुष्टि कैसे होती है? क्योंकि जो नन्नुक था उसकी उपाधि जो थी वो नपति और महापति थी। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो नन्नुक था या चंदेल वंशी जो शासक थे शुरुआती दौर के वो गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, अब नन्नुक के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो वाक्यपति नामक राजा था जो गद्दी पर बैठा। ठीक है, वाक्यपति ने क्या किया था कि विंध्य पर्वत तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। इस कारण क्या कहा जाता था? विंध्य पर्वत जो था उसको क्या कहा जाता था? वाक्यपति का आनंद धाम कहा जाता था। ठीक है, वाक्यपति के बाद उसका जो पुत्र था जय शक्ति वो गद्दी पर बैठा। जय शक्ति का अन्य नाम कौन कौन से मिलते हैं हमको? जेजा और जेजात। ठीक है, जिसके नाम पर जो इनका क्षेत्र था बुंदेलखंड वाला क्षेत्र उसका नाम क्या पड़ा था? जेजाक भुक्ति। ठीक है, किसके नाम पर? जय शक्ति के नाम पर। अब जय शक्ति के बाद कौन गद्दी पर बैठा? विजय शक्ति या विजयक कहा जाता था उसको, वो गद्दी पर बैठा। ठीक है, उसने क्या किया कि उस जो बुंदेलखंड था उसके आसपास के कुछ भागों को जीत कर क्या किया? चंदेल साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, अब विजय शक्ति के बाद उसके जो पुत्र था राहिल, ठीक है, वो गद्दी पर बैठा। इसने क्या किया था? इसने महोबा को जीता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो पुत्र था हर्षदेव वो शासक बना। ठीक है, इसका समय काल क्या रहा? 900 से 925 ईस्वी। ठीक है, हर्षदेव जो था चंदेल वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा था। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण राजा हुए लेकिन हर्षदेव भी इस वंश का महत्वपूर्ण राजा था। ठीक है, इसने क्या किया? उत्तर भारत की जो समकालीन उस समय की जो राजनीति थी चल रही थी वहां पर उसने बराबरी से भाग लिया और अपने वंश की जो अपना वंश था उसकी प्रतिष्ठा में अपने वंश की प्रतिष्ठा में एक नए युग का आरंभ किया। ठीक है, जो खजुराहो से कुछ अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार जो था जो हर्षदेव था उसने क्या किया था कि जो छतिपाल था, जब हमने गुज्जर प्रतिहार राजवंश पढ़ा था तब हमने जो महिपाल के जो अन्य नाम मिलते हैं छतिपाल और भी अन्य नाम है इसके, तो ये महिपाल ही है। ठीक है, तो उसने क्या किया था कि जब उसके जो एक सौतेला उसका पुत्र सौतेला जो उसका भाई था उसको गद्दी से हटा दिया था और इसकी खजुराहो इसकी हर्षदेव की सहायता से वहां पर वो सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि हर्ष की जो मृत्यु थी उसके मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र था यशोवर्मन। ठीक है, या उसका अन्य नाम क्या मिलता है? लक्ष्मण वर्मन, वो गद्दी पर बैठा। इसका समयकाल क्या रहा? 925 से 950 ईस्वी। ठीक है, खजुराहो से हमको एक लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अनुसार क्या किया था? जो यशोवर्मन था उसने हिमालय से लेकर मालवा तक और कश्मीर से लेकर बंगाल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, इसने कई अभियान भी किए जिनकी खूब प्रशंसाएं भी हुई और इनके लेखों में जो उसको था उसने क्या किया था कि गोंड, खस, कोसल, चेदी, कुरु, मिथिला, मालवा, कश्मीर, ठीक है, और गुज्जरों पर, ठीक है, इसने क्या की थी? विजय पाई थी। किसने? यशोवर्मन ने। ठीक है, तो इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? खजुराहो में एक लेख प्राप्त हुआ, इससे हमको जानकारी मिलती है कि यशोवर्मन ने इन क्षेत्रों को विजित किया था। ठीक है, यशोवर्मन ने एक बहुत भव्य विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया जो खजुराहो में स्थित है। वर्तमान में इसको क्या लक्ष्मण मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, इस मंदिर में क्या था कि जो बैकुंठ नाथ थी या फिर विष्णु बोला जाता है उनको, ठीक है, विष्णु की जो प्रतिमा थी उसको इसने स्थापित किया था। ठीक है, इसने उसको कहाँ से लिया था? जो ये हेम्बरपाल का पुत्र था हैपति देवपाल, इससे इसने उसको प्राप्त किया था। ठीक है,
यशोवर्मन ने खजुराहो में एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इसको क्या बोला जाता है? लक्ष्मण मंदिर भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर किसकी प्रतिमा स्थापित की? वैकुंठनाथ की, या फिर कहे विष्णु की प्रतिमा इसने स्थापित की थी, ठीक है। अब ये प्रतिमा इसने कहाँ से प्राप्त की थी? तो जो हेम्बरपाल का पुत्र था हैपति देवपाल, इससे उसने इसको प्राप्त किया था, ठीक है। अब जो यशोवर्मन का पुत्र था कौन? धंगदेव, ठीक है, वो उसका उत्तराधिकारी बना। ये भी चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसका समय काल क्या रहा है? 950 से 1008 ईस्वी, ठीक है। ग्वालियर को उस समय गोपाद्री या अभी भी कहा जाता है, लेकिन अभी वर्तमान समय में ग्वालियर नाम है, लेकिन उस समय क्या कहा जाता है? गोपाद्री भी कहा जाता था, ठीक है। ये प्रतिहारों के पहले अधिकार क्षेत्र में था, ठीक है। इस पर किसने? धंगदेव ने इस पर आक्रमण कर दिया और इस क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। इसने क्या किया? धंग ने जो पाल शासक थे इनके अधीन बनारस पर अधिकार कर लिया और आंध्र, ठीक है, कुंतल, आंध्र कौशल राजाओं से भी इसने युद्ध किया था, ठीक है। क्या किया धंगदेव ने? ग्वालियर को अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया, बनारस पर अधिकार कर लिया और आंध्र, कुंतल और कौशल राजाओं से भी इसने युद्ध किया था, ठीक है। इसने कलिंजर से मालव नदी, ठीक है, मालव नदी वर्तमान बेतवा, ठीक है, और मालव नदी से लेकर कालंदी नदी या कहे यमुना वर्तमान में, ठीक है, और कालंदी नदी से चेदी राज्य की जो सीमाओं और गोपाद्री पर्वत मतलब ग्वालियर में जो पर्वत है वो उसने इस क्षेत्रों में अपना साम्राज्य, इन क्षेत्रों तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। कहाँ से? मालव नदी से कालंदी नदी यानी यमुना तक, कालंदी नदी से चेदी राज्य की सीमाओं तक और गोपाद्री पर्वत वाले क्षेत्र तक इसने क्या किया था? अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। किसने? राजा धंग ने, ठीक है। अब धंग ने जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध सहायता भेजी थी, ठीक है। इसने 100 वर्ष की आयु के पश्चात स्वेच्छा से गंगा यमुना के संगम पर, किसने? राजा धंग ने स्वेच्छा से गंगा यमुना के संगम पर क्या कर लिया? समाधि ले लिया और अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। जो धंग था, राजा धंग था, वो कला और स्थापत्य के रूप में भी महान शासक था। इसके शासनकाल में खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। इसमें सबसे श्रेष्ठ मंदिर कौन कौन से थे? एक पार्श्वनाथ और एक विश्वनाथ, ठीक है। ये किसके द्वारा निर्मित किए गए थे? राजा धंग के द्वारा। अब धंग के बाद क्या हुआ? उसका जो पुत्र था गंड, वो गद्दी पर बैठा, ठीक है। कौन? गंड नामक जो पुत्र था उसका, वो गद्दी पर बैठा। गंड ने आनंदपाल शाही को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी, ठीक है। धंग ने किसको सहायता प्रदान की थी? धंग ने जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी और उसका जो पुत्र था गंड, उसने आनंदपाल शाही को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी, ठीक है। गंड ने अपने शासन काल के समय में खजुराहो में जगदम्बी, ठीक है, जगदम्बी नामक वैष्णव मंदिर का निर्माण करवाया था और चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर का भी इसने निर्माण करवाया था। किसने? राजा धंग ने, ठीक है, राजा गंड ने। अब गंड के बाद जो था उसका पुत्र विद्याधर गद्दी पर बैठा। गंड के बाद कौन गद्दी पर बैठा? विद्याधर गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल क्या रहा? 1019 से 1027 ईस्वी। विद्याधर ने कन्नौज के राजा राजपाल की हत्या उसी के सामंत अर्जुन द्वारा करवा दी थी। विद्याधर ने क्या किया था कि कन्नौज का जो राजा था राजपाल, उसकी हत्या उसके सामंत अर्जुन द्वारा करवा दी थी। इस कारण 1019 ईस्वी में महमूद ने कलिंजर पर आक्रमण करके कलिंजर को घेर लिया था। किसने? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और कलिंजर किले को घेर लिया था। परंतु क्या हुआ कि विद्याधर जो था उसने कूटनीति का सहारा लिया और महमूद से संधि कर ली। अब महमूद ने क्या किया कि संधि कर ली जब, तो महमूद ने विद्याधर को 15 किले इनाम में दे दिए और कुछ संपत्ति लेकर वो वापस चला गया, महमूद गजनवी, ठीक है। विद्याधर ने खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो के जो मंदिर है वो चंदेल शासकों की ही देन है हमको, ठीक है। जो खजुराहो में मंदिरों का निर्माण हुआ है वो चंदेल शासकों ने ही करवाया है। विद्याधर के पश्चात जो था उसका पुत्र विजयपाल सत्तासीन हुआ। विजयपाल के कमजोर शासनकाल में चंदेलों को त्रिपुरी के कलचुरी और ग्वालियर के कच्छप घातों का पराभव स्वीकार करना पड़ा। मतलब विद्याधर के समय क्या हुआ था कि जो चंदेल वंश था, जो चंदेल शासक थे उनको क्या करना पड़ा? कलचुरी और कच्छप घातों के मतलब जो उनके अधीन आना पड़ा, ठीक है।
विजयपाल का उत्तराधिकारी उसका भाई हुआ देववर्मन। ठीक है, देववर्मन जो था उसने कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण ने देववर्मन को पराजित किया था। ठीक है, विजयपाल का उत्तराधिकारी कौन हुआ? देववर्मन। और देववर्मन को किसने पराजित किया था? कलचुरी शासक था त्रिपुरी का लक्ष्मीकर्ण, उसने देववर्मन को पराजित किया था। देववर्मन का उत्तराधिकारी हुआ कीर्तिवर्मन। इसका समय काल क्या रहा? 1060 से 1100 ईस्वी। कीर्तिवर्मन ने क्या किया? लक्ष्मीकर्ण पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, ये कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण पर क्या की थी? इसने विजय प्राप्त की थी। और कीर्तिवर्मन के शासनकाल की कुछ स्वर्ण मुद्राएं हमको प्राप्त हुई है। ठीक है, कीर्तिवर्मन अब का एक योग्य सामंत था गोपाल। ठीक है, इसकी सहायता से इसने क्या किया था कि अपने राजवंश की इसकी जो शक्ति खो गई थी विद्याधर और देवपाल, सॉरी विद्याधर कह रही मैं, हाँ विद्याधर और देवपाल के समय इनकी जो शक्ति खोने लगी थी उसको इसने पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न किया। किसने? कीर्तिवर्मन ने। कीर्तिवर्मन का पुत्र हुआ सुलक्षण वर्मन, फिर उसका पुत्र हुआ जयवर्मन और उसका पुत्र हुआ पृथ्वीवर्मन। ठीक है, सुलक्षण वर्मन का समय 1100 से 1115 ईस्वी, बहुत कम समय रहा। जयवर्मन का भी समय बहुत अल्पकालीन रहा, 1115 से 1120 ईस्वी। और पृथ्वीवर्मन का समय रहा 1120 से 1129 ईस्वी। इनकी जानकारी हमको कैसे मिलती है कि जो जयवर्मन था उसके हमको चांदी और तांबे के कुछ सिक्के प्राप्त हुए और पृथ्वीवर्मन के भी हमको तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि इनके बाद इन शासकों का शासन रहा, परंतु इनका कोई खास योगदान नहीं रहा, इसलिए इनके बारे में कुछ ऐसी जानकारी भी हमको प्राप्त नहीं होती है। अब पृथ्वीवर्मन जो था उसका जो उत्तराधिकारी था वो मदन वर्मन हुआ। ठीक है, इसका समय काल रहा 1029 से 1063 ईस्वी। साहित्यिक प्रमाण, शिलालेखों और सिक्कों से हमको पता चलता है कि इसके शासनकाल में चंदेल जो वंश था वो पुनः एक राजनीतिक शक्ति बन गया था। जो इसके जो पहले के शासक थे उनके वजह जो कमजोर होने लगी थी चंदेल शासकों की शक्ति, वो पुनः एक बार बढ़ने लगी थी। किसके शासनकाल में? मदन वर्मन के शासनकाल में। इसका जो राज्यकाल था इससे हमको 13 अभिलेखों के लगभग जो अभिलेख प्राप्त हुए, उसमें से जो लगभग 6 अभिलेख है वो हमको मध्य प्रदेश के अजयगढ़, छतरपुर, खजुराहो और पपोरा से हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बाकी कहाँ प्राप्त हुए? बाकी हमको उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, मदन वर्मन जो था उसने चांदी की इसके 48 सिक्कों की निधि हमको रीवा जिले से प्राप्त हुई है। ठीक है, या फिर आगे देखना है तो रीवा जिले के त्योंथर तहसील के पनवार ग्राम, बेसिकली इतना ही याद रखिए कि रीवा जिले से हमको मदन वर्मन के 48 सिक्कों, वो भी चांदी के, इनकी हमको एक निधि प्राप्त हुई है। ठीक है, मदन वर्मन ने मालवा के जो परमार शासक थे यशोवर्मन, उसको पराजित कर विदिशा को जीता था। ठीक है, हालांकि फिर ये ज्यादा समय तक विदिशा जो था इसके क्षेत्र में नहीं रह पाया, लेकिन इसने मदन वर्मन ने यशोवर्मन से क्या जीता था? विदिशा जीता था। ठीक है, संभवतः विदिशा के लिए उसने जो गहड़वाल शासक थे गोवी चंद्रम, उसके साथ भी उसको युद्ध करना पड़ा था आगे जाके। ठीक है, इसके द्वारा जो चेदी शासक था गया कर्ण, इसने उसको भी पराजित किया था। किसने? मदन वर्मन ने। किसको? चेदी शासक गया कर्ण को भी पराजित किया था। विदिशा से अभिलेख मिला है, उसके अनुसार मदन वर्मन ने राहुल शर्मा नामक एक ब्राह्मण था उसको 10 हल भूमि दान में दी थी। ठीक है, किससे हमको जानकारी मिलती? विदिशा के अभिलेख से। ठीक है, मदन वर्मन ने क्या किया था? राहुल शर्मा नामक ब्राह्मण को 10 हल भूमि दान में दी थी। मदन वर्मा के समय इसका साम्राज्य जो था उत्तर से यमुना, मतलब चंदेल शासकों का जो साम्राज्य था उत्तर में यमुना से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में रीवा से लेकर दक्षिण पश्चिम में बेतवा नदी तक इसका विस्तार था। ठीक है, मदन वर्मन का जो उत्तराधिकारी था वो परमार्दी देव था। इसका शासनकाल कब रहा? 1166 से 1202 ईस्वी। ये गद्दी पर बैठा। परमार्दी देव ने 16 वर्षों तक शांतिपूर्ण शासन किया। ठीक है, और 1182 ईस्वी में दिल्ली के जो चौहान शासक थे पृथ्वीराज चौहान, इसने जेजाग भुक्ति पर आक्रमण कर दिया, मतलब बुंदेलखंड वाले क्षेत्र पर किसके समय आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान ने? तो परमार्दी देव के समय। ठीक है, परमार्दी देव के वीर सेनापति कौन थे? आला और उदल। इनकी काफी गाथाएं हैं, आज भी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आला उदल की गाथाएं गाई जाती है इनकी वीरता की। ठीक है, तो ये किसके सेनापति थे? ये परमार्दी देव के सेनापति थे। ठीक है, इन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान था उसने जब बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था तो सबसे अहम भूमिका किसने निभाई थी? आला और उदल ने। ठीक है, इस युद्ध में उन्होंने अपनी शौर्यता का बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया था। ठीक है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। इसके बावजूद भी क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा।
1191-92 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध में व्यस्त था, जानते ही है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध तराइन के युद्ध के नाम से विख्यात है, जो उस समय हो रहे थे। तो जब ये पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब जो परमार्दी देव था उसने क्या किया, अपने खोए हुए प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, जो प्रदेश पृथ्वीराज चौहान ने जीते थे परमार्दी देव से, वो उस पर अधिकार किसने कर लिया, परमार्दी देव ने पुनः अधिकार कर लिया। 1202 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने शमसुद्दीन अल्तमश और साहिब किरानी के साथ कलिंजर पर आक्रमण किया, तब परमार्दी देव ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार क्या हुआ, परमार्दी देव के कायरतापूर्ण व्यवहार की वजह से, ठीक है, उसके जो मंत्री थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। किसकी, परमार्दी देव की। परमार्दी देव का पुत्र त्रैलोक्य वर्मन हुआ। इसका शासनकाल 1206 से 1250 ईस्वी के लगभग है। ठीक है, इसने त्रैलोक्य वर्मन ने मुस्लिम आक्रमणों का खूब अच्छी तरीके से या पुरजोर विरोध किया। ठीक है, और कलिंजर वाला क्षेत्र तक अपना पूरा साम्राज्य विस्तार कर लिया या वहां से उनसे फिर से वापस ले लिया। गर्रापट के अनुसार त्रैलोक्य वर्मन ने वर्तमान पन्ना, सागर, छतरपुर जिलों के स्थानों की भूमि दान में दी थी और वीरसेन के अजयगढ़ शिलालेख, ठीक है, और तबकात ए नासरी से भी इसकी पुष्टि होती है। ठीक है, त्रैलोक्य वर्मन ने क्या किया था, पन्ना, सागर, छतरपुर जिलों की जो भूमि थी उसको दान में दिया था। ठीक है, इसकी पुष्टि हमको कैसे होती है, जो वीरसेन का अजयगढ़ शिलालेख है और तबकात ए नासरी जो लिखी गई है, ठीक है, इससे हमको इसकी पुष्टि होती है। त्रैलोक्य वर्मन ने क्या किया था, कलचुरियों को पराजित किया था। ठीक है, त्रिपुरी के कलचुरियों को पराजित किया था और 1212 ईस्वी के आसपास रीवा के समीप क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। किसने, त्रैलोक्य वर्मन ने। अब त्रैलोक्य वर्मन का उत्तराधिकारी हुआ वीर वर्मन और वीर वर्मन का उत्तराधिकारी हुआ भोग वर्मन। अब वीर वर्मन के बारे में जानकारी हमको कैसे मिलती है, जो इसके जो अभिलेख है हमको अजयगढ़, गुड़हा, चरखारी, दाही, झांसी, कलिंजर, यहाँ से हमको इसके अभिलेख प्राप्त हुए। किसके, वीर वर्मन के। और खजुराहो से भी एक हमको विशेष प्रकार के सोने का द्रव्य मिलता है, उस पर भी हमको किसकी जानकारी मिलती है, वीर वर्मन की। ठीक है, अब भोग वर्मन के बारे में देखें तो भोग वर्मन का जो जानकारी है वो हमको कैसे मिलती है, तो अजयगढ़ के समीप क्षेत्रों में इसके शासन की हमको जानकारी मिलती है। किसकी, भोग वर्मन की। ठीक है, अब आगे देखते हैं तो जो चंदेल वंश था इसका अंतिम जो ज्ञात शासक रहा वो हमीर वर्मन रहा। इसका समयकाल क्या, 1288 से 1330 ईस्वी के आसपास इसका समयकाल हमको मिलता है। किसका, हमीर वर्मन का। इसने क्या किया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसके समय आक्रमण किया गया था। ठीक है, चंदेल वंश पर कब आक्रमण किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हमीर वर्मन के समय चंदेल वंश पर आक्रमण किया गया था। चखरारी शिलालेख में हमीर वर्मन को कलिंजाराधिपति कहा गया है और अजयगढ़ के क्षति शिलालेख में इसे शासक बताया गया है। ठीक है, अंतिम ज्ञात शासक कौन था इसका, हमीर वर्मन था। इसके समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ठीक है, इसकी जानकारी हमको कैसे मिलती है कि जो चरखारी अभिलेख है उसमें हमीर वर्मन को कलिंजराधिपति कहा गया है और अजयगढ़ का जो क्षति शिलालेख है उसमें इसको इसका शासक बताया गया है। ठीक है, तो चंदेल वंश हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आगे का जो रहेगा हमारा अब टॉपिक रहेगा वो अगले वीडियो में रहेगा। चंदेल वंश से मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की संभावना भी है, तो इस पार्ट को आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।